डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग कल जो टॉपिक पढ़े थे गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे, युग्मक जनन पढ़े थे, और गैमेटोजेनेसिस में बताए थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, बताया था कि गैमेटोजेनेसिस अगर नर में हो तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, अगर फीमेल में हो रहा है तो ओजेनेसिस क्रिया कहलाती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कंप्लीटली अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वो अंडाणु जनन है, ओजेनेसिस क्रिया है। देखेंगे जिस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया 3 भागों में बांट कर अध्ययन किए थे। कौन कौन से? पहला भाग जो है वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ और तीसरा जो है मैचुरेशन फेज। 3 फेजों में बांट कर अध्ययन किए थे। इसे भी 3 भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? पहला देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा जो है ग्रोथ फेज, और तीसरा जो है वो है मैच्योरेशन। ठीक है, 3 फेजों में इसको भी बांट कर अध्ययन करेंगे। तो ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। ये तीनों फेज इधर लिख दिए हैं। चलिए इसमें पहला फेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला फेज है। पहले फेज को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज करते हैं, गुणन प्रवस्था करते हैं, हिंदी में गुणन प्रवस्था करते हैं। देखेंगे जब किसी फीमेल के गर्भाशय में भ्रूण है और भ्रूण विकास कर रहा है और वो भ्रूण मादा भ्रूण है, फीमेल भ्रूण है, तो उस भ्रूण के अंडाशयों में जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है। और वो प्रारंभिक अवस्था में जब होती है तो उसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल कहते हैं। प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल कहते हैं। इस प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और कई बार समसूत्री विभाजन क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन क्रिया होने से अनेक प्रकार की कोशिकाएं, कई कोशिकाएं बनती हैं। उन कोशिकाओं को क्या करते हैं? ओगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओगोनिया कहते हैं। ठीक है, ओगोनिया कोशिका जो होती है वो 2n अवस्था में होती है। प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल में जो होती है वो 2n अवस्था में होती है, अर्थात इनमें गुणसूत्र क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। 2n अवस्था में जब भी समसूत्री विभाजन क्रिया होगी तो याद रखिएगा वो 2n अवस्था में ही पाई जाती है, द्विगुणित अवस्था में ही पाई जाती है गुणसूत्र। ओगोनिया जब बन जाता है, अब क्या होता है कि वो भ्रूण शिशु के रूप में रूपांतरित होकर एक परिपक्व शिशु के रूप में जन्म ली। वो धीरे धीरे क्या हुई, उसके अंदर वृद्धि और विकास हुआ और वो मैच्योर की कंडीशन पर वो फीमेल होने लगी। ठीक है, परिपक्व अवस्था में आने लगी। तब इस ओगोनिया कोशिका में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। ओगोनिया कोशिका में ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है और इस ओगोनिया में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। फिर से समसूत्री विभाजन की क्रिया होने के कारण जो अगली कोशिका बनती है उसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं और ये भी 2n अवस्था में पाई जाती है। यानी इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो है जोड़े में पाई जाती है, द्विगुणित अवस्था में होती है, डिप्लॉयड अवस्था में होती है। ठीक है, देखिए गुणसूत्र जोड़े में बनाए हैं, यहाँ पर और ये यहाँ पर, सब जोड़े में बनाए हैं। ठीक है, इस कोशिका को हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। प्राइमरी oocyte की कोशिका जब बन जाती है तो क्या होता है? तीसरा फेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा फेज क्या होता है? मैच्योरेशन फेज होता है, परिपक्वन प्रवस्था होती है। परिपक्वन प्रवस्था 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मैच्योरेशन और एक सेकेंडरी मैच्योरेशन फेज। ठीक है, प्राइमरी मैच्योरेशन में देखेंगे ये है प्राइमरी मैच्योरेशन, यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी मैच्योरेशन। प्राइमरी मैच्योरेशन में परिपक्वन अवस्था में देखेंगे जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte की जो
कोशिकाएं हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, मियोसिस डिवीजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के फलस्वरूप प्राइमरी ओसाइट 2 कोशिकाओं में विभक्त होता है। इसमें देखेंगे एक कोशिका जो बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। क्या बनता है? फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। और इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिएगा जब आप मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे तो मियोसिस डिवीजन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो भी है प्रथम मियोसिस, एक सेकेंड। तो प्रथम मियोसिस के अंतर्गत प्रोफेज के कई प्रवस्थाएं आ जाती हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज मेटाफेज सेकेंड फर्स्ट, इसके अलावा एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। तो ये कई प्रवस्थाएं होती हैं। तो इसमें मियोसिस डिवीजन जो है वो प्रथम है, यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर प्रथम मियोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो 2 कोशिकाएं जो बनी हैं उनमें से एक कोशिका फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है जो साइज में छोटी होती है, और एक कोशिका जो है बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो होती है इनके अंदर जीव द्रव्य जो होता है, सॉरी कोशिका द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, इनका अभाव होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यह सेकेंडरी ओसाइट के जो पीत कला होता है उस पीत कला के भीतर चिपक जाती है, ठीक है। पीत कला के भीतर क्या होती है? चिपक जाती है। फिर क्या होता है, फिर यह सेकेंडरी ओसाइट में सेकेंड मियोसिस डिवीजन की क्रिया होती है। तब तक क्या होता है कि सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। जो ही फर्स्ट मैच्योरेशन समाप्त होता है तो यहाँ से यहाँ तक ये सभी सेकेंड मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत आएगा। तो इसमें सेकेंड मियोसिस क्रिया होती है। सेकेंड मियोसिस जब सेकेंडरी ओसाइट में होती है तो ये पुनः 2 कोशिकाओं में फिर से विभक्त हो जाता है। एक जो होता है सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा जो होता है वो ओटिड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ओटिड कहलाता है, ठीक है। और यही सेकेंड पोलर बॉडी पुनः किसके साथ, ये ओटिड जो होता है उनके पीतक कला के झिल्लियों के साथ क्या होता है, पुनः चिपक जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये ओटिड जो है इसमें क्या होता है, जब परिपक्वन की क्रिया होती है तो ये ओवम में चेंज हो जाता है। एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, एक परिपक्व ओवम का निर्माण होता है। और यही इसी अंडाणु के चारों ओर विशेष प्रकार की एक लेयर पाया जाता है। उस लेयर को जो पारभासी होता है, ठीक है। और इस लेयर को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और जोना पेलुसिडा के चारों ओर भी कोशिकाओं का एक लेयर पाया जाता है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। यही जब मैच्योर अंडाणु हो जाता है जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर और जोना पेलुसिडा के, तो वो बाद में ये लेयर फटते हैं और इनमें से परिपक्व अंडाणु निकलता है। इस प्रकार अंडाणु निकलने की क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अंडोत्सर्ग क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार अंडोत्सर्ग क्रिया जब होती है तो अंडाणु जो होते हैं वह अंडाणुओं से निकल अंडाशयों से निकलकर, ओवरी से निकलकर ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और फिर फैलोपियन ट्यूब में वो पड़े रहते हैं, ठीक है। और जो ही ये शुक्राणु आता है फैलोपियन ट्यूब के पास, अंडाणु और शुक्राणु यानी ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर निषेचन क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल ये समझाने की कोशिश किए हैं कि अंडाणु जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है। तो ये देखेंगे। अगला टॉपिक देखेंगे क्या है, अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। जैसे आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस में बताए थे कि जो शुक्राणु होता है स्पर्म, ठीक है, वो वृषण के अंदर बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। और स्पर्म जो है यह मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, यानी नर जनन कोशिका है।
ठीक उसी प्रकार मादा के जो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होती हैं, उन ओवरीज में अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ओवम का निर्माण होता है। तो उन्हीं ओवम की ये संरचना हम बनाए हैं कि अंडाणु की संरचना किस प्रकार होती है। जैसे शुक्राणु की संरचना हम बताए थे, ठीक है, उसी तरह यहाँ अंडाणु की संरचना है। देखेंगे कि जो अंडाणु होते हैं ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होते हैं, याद रखिएगा, जो फीमेल्स में बनते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, जो कि मेल में बनता है। ठीक है, इसका व्यास लगभग 100 माइक्रोन का होता है। इसका व्यास कितना होता है? लगभग 100 माइक्रोन का होता है। और ये शुक्राणु के तुलना में कई गुना बड़े होते हैं, कई 100 गुना बड़े होते हैं। शुक्राणु के तुलना में बहुत ही बड़े होते हैं और ये गोल होते हैं। अंडाणु कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अंडाणु गोल होते हैं। ठीक है, और इनमें किसी प्रकार की पूंछ नहीं पाई जाती है। नॉन मोटाइल होते हैं, अचल नॉन मोटाइल होते हैं, अर्थात ये चलते नहीं है, यानी गमन नहीं करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये चल नहीं पाते हैं, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। शुक्राणु में वो मोटाइल टाइप के होते हैं, चलनशील होते हैं, उनमें पूंछ पाई जाती है शुक्राणुओं में, और ये पूंछ जब वाइब्रेट होता है तो शुक्राणु आगे की ओर चलते हैं। लेकिन इनमें ऐसी कोई संरचना नहीं है जिससे ये गमन कर सके, इसलिए ये एक जगह स्थिर पड़े रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं ज़्यादातर या एक जगह स्थिर पड़े रहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जो अंडाणु है, अंडाणु जो है ये अल्पपीतकी होता है या अपीतकी होता है या समपीतकी होता है। ये टर्म जो है इसके बारे में भी जान लिया जाइए। क्या है? माइक्रोलिसिथल, 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 एलिसिथल या आइसोलिसिथल, ये 3 टर्म है, इसको जान लिया जाए। देखेंगे कि जितने भी अंडाणु होते हैं, या ये कहें सिंपल में कि जो मुर्गी के अंडे होते हैं, बॉयल अंडा लगभग सभी को ही खाया होगा। बॉयल अंडे में देखेंगे बीच में एक लगभग फीके कलर का एक संरचना पाया जाता है जो गोल होता है। बॉयल करने पर वो गोल हो जाता है। उस संरचना को हम योग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है, और यह योग जो होता है अंडे के अंदर जो भी भ्रूण विकास करता है उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार ये भी एक प्रकार का अंडा मादा के अंदर जो पाए जाते हैं, अंडाणुओं में जो ईग बनते हैं, ओवम बनते हैं, इसमें भी तो योग पाए जा सकते हैं, तो इसमें भी योग हो सकते हैं। तो देखेंगे अगर योग बहुत कम मात्रा में पाया जाए तब ऐसे अंडाणु को हम माइक्रोलिसिथल कहते हैं। माइक्रो मीन्स होता ही है सूक्ष्म। ठीक है, जब योग की मात्रा बहुत कम पाई जाए तब उसे हम माइक्रोलिसिथल कहेंगे। दूसरा है एलिसिथल। ए मीन्स नॉट होता है, यानी इसमें किसी प्रकार के योग नहीं पाया जाता। ठीक है, और आइसोलिसिथल है, यानी इसमें योग पाया जाता है लेकिन कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पूर्ण रूप से क्या होता है? वितरित होता है, चारों ओर फैला हुआ होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। एक बार फिर बता रहे हैं ये योग क्या होता है। जो मुर्गी के अंडे होते हैं उसमें देखिएगा इस प्रकार के जब बॉयल किया जाता है तो एक फीके पीले रंग की संरचना दिखाई देती है, इसी को योग कहा जाता है। ठीक है, जिसे को योग कहते हैं, पीतक कहते हैं हिंदी में। क्योंकि ये भी ईग है, ये भी अंडा है, तो इसमें भी योग पाया जाएगा। तो अगर कम मात्रा में है तो माइक्रोलिसिथल, अगर नहीं है तो एलिसिथल, अगर समान रूप से वितरित है लेकिन वितरित है तब आइसोलिसिथल करते हैं। ठीक है, तो जो मानव में फीमेल के जो ईग होते हैं वो माइक्रोलिसिथल होते हैं ज़्यादातर। उनमें योग की बहुत ही
कम मात्रा पाई जाती है, योग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भ्रूण का विकास जो होता है मानव में मादा के गर्भाशय में होता है, और जो भ्रूण मादा के गर्भाशय से बाहर विकास होता है उसमें योग की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे मुर्गी के अंडे, उनके भ्रूण जो है अंडों में पाए जाते हैं, मादा के गर्भाशय में नहीं होते हैं, इसलिए योग की मात्रा उसमें सर्वाधिक होती है। चूँकि मानव स्तनधारी है और स्तनधारियों में देखेंगे जो भी भ्रूण होते हैं मादा के गर्भाशय में ही पाए जाते हैं, वहीं पर डेवलपमेंट होता है, तो योग की भूमिका बहुत कम होती है, इसलिए कम पाई जाती है। ठीक, तो आगे देखेंगे कि जो ईग होता है, ईग के चारों ओर एक मोटा सा लेयर पाया जाता है, और यह लेयर जो होता है अकोशिकीय होता है, स्रावी पारदर्शी झिल्ली होता है, जो चारों ओर से घेरे रखने का कार्य करता है। ये मोटा सा लेयर होता है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं? जोना पेलुसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिका कहते हैं। ठीक है, और इस जोना पेलुसिका के चारों ओर जो है कोशिकाओं के स्रावित पदार्थ होते हैं, उसमें भी किसका? फॉलिकल सेल्स के जो स्रावी पदार्थ होता है, उन पदार्थों के भी कुछ पदार्थ इनके चारों ओर पाए जाते हैं, जो आपस में मिलकर एक लेयर का ये भी निर्माण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी संरचनाएं अंदर देखेंगे कि एक जगह जो जोना पेलुसिडा है उसके नीचे थोड़ा सा धंसा हुआ संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम पोलर बॉडीज कहते हैं। उसी पोलर बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैचुरेशन क्रिया हुई है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन क्रिया जब हुआ है, तो प्राइमरी ओसाइट में जो अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के बाद दो कोशिकाएं बनी, एक सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी बना। वही पोलर बॉडी दो बने थे, वही दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं। ये पोलर बॉडी है, वही दोनों यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हम बताए थे उसमें कि सेकेंडरी ओसाइट के पीतक के साथ क्या होते हैं, यही पोलर बॉडी आकर चिपक जाते हैं। उन्हीं की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, वही दोनों पोलर बॉडी यहाँ पे व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे कि जिस ये भाग में पाए जाते हैं उस स्पेस को हम कहते हैं पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। उसी स्पेस में ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखेंगे कि ईग के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, क्योंकि ईग एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, और इनमें जो केंद्रक पाया जाता है वो हैप्लॉइड अवस्था में होता है, एन अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? एन अवस्था में होता है, हैप्लॉइड अवस्था में होता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग क्रिया होती है, उस समय सेकेंडरी ओसाइट जो होता है और उससे लगे हुए पोलर बॉडीज जो होते हैं, ये देहगुहा में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और उसी तरफ पड़े रहते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के पास आता है और निषेचन क्रिया कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा जो लेयर होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार निषेचन क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें अंडाणु के कार्य क्या है, तो 3 पॉइंट है, इसको भी बता दें। देखिए, ओजिनेसिस क्रिया में जो भी अंडाणुओं में गुणसूत्र होते हैं वह सदैव अगुणित अवस्था में होते हैं, एन अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड अवस्था में पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और अंडाणुओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वो अधिकांश भाग में ही पाया जाता है, पूरे के पूरे भाग में नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा ओजिनेसिस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन क्रिया होती है, जिसमें 2 अर्धसूत्री विभाजन होती है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन और सेकेंड मियोसिस सेल डिवीजन, ये 2 होती है।
ठीक है। इन दोनों के होने के कारण ही, जिसमें फर्स्ट मियोसिस क्रिया होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर क्रिया होने के कारण ही जो भी गुणसूत्र होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान करते हैं, जिनके कारण अगली पीढ़ी में विभिन्नताएं उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।